प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहलता देवी सहायकाचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पर्यावरण विधि में शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपको विदित है, अपन पढ़ रहे हैं जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। और पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था केंद्रीय बोर्ड के कार्य, राज्य बोर्ड के कार्य, केंद्रीय बोर्ड का गठन, राज्य बोर्ड का गठन। और आज अपन पढ़ेंगे सेक्शन 21 धारा 21, जिसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है कि बहिष्रावों के नमूने लेने की शक्ति और इसके संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया। कि यदि इसका अर्थ है कि कोई भी जल प्रदूषित है या नहीं और कितनी मात्रा में प्रदूषित है, इसके लिए क्या किया जाएगा, नमूने लेंगे। और वह नमूने कौन लेगा, नमूने लेने के लिए कौन अधिकृत है, किसके पास पावर है, और नमूने लेने के बाद कहाँ भेजे जाएंगे, कहाँ जांच की जाएगी, ये समस्त बातें इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। यह जो धारा है यह जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रावधान निर्धारित करती है, क्योंकि किसी भी जल में प्रदूषण है या नहीं, यह बात उस जल के नमूने द्वारा ही निर्धारित की जाती है। नमूने के संबंध में इस धारा के प्रावधानों को कई शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले यह है कि नमूना लेने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है। क्यों नमूना हर कोई नहीं ले सकता, क्योंकि नमूना लेने के लिए भी सबके पास पावर नहीं है। तो इसमें यह है कि नमूना लेने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है। तो इस धारा के अंतर्गत नमूना राज्य बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी द्वारा ही लिया जा सकेगा। नमूना कौन लेगा, या तो राज्य बोर्ड लेगा या उसके द्वारा निमित्त सशक्त किसी अधिकारी द्वारा ही लिया जा सकेगा। फिर यह है कि नमूना कहाँ से लिया जाएगा, किन स्थानों से लिया जाएगा, नमूना कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो नमूना कौन से स्थानों से लिया जा सकेगा, क्षेत्र की किसी सरिता से या कुएं से, किसी संयंत्र या जलयान या किसी स्थान से जहाँ से वह सरिता या कुएं का जल या मल या व्यावसायिक बहिस्राव जा रहा है। कहाँ से, किसी भी सरिता या कुएं से, संयंत्र या जलयान या किसी ऐसे स्थान से जहाँ से वह सरिता या कुएं का जल या मल या व्यावसायिक बहिस्राव जा रहा है। फिर आगे क्वेश्चन है कि इसी के अंतर्गत है कि नमूना लेने के लिए कौन कौन सी या क्या विधिक प्रक्रिया कैसे अपनाई जाएगी। तो चलो देखते हैं क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले उस स्थान के अधिभोगी या उसके एजेंट को इस हादसे की सूचना लिखित प्रारूप में दी जानी चाहिए कि उस स्थान से नमूना विश्लेषण के उद्देश्य से या प्रयोजन से लिया जा रहा है। मतलब सूचना लिखित रूप में ही दी जाएगी, मौखिक रूप से नहीं दी जाएगी। फिर क्या करेंगे, उस नमूने को उस अधिभोगी या एजेंट के समक्ष दो भागों में विभाजित किया जाएगा। कौन से नमूने को, कि उस जल को जांच करने के लिए कि जल प्रदूषित है या है नहीं, उसको जांच करने के लिए उस जो भी नमूना लिया गया है अधिभोगी या एजेंट के समक्ष उसको दो भागों में विभाजित कर लिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, प्रत्येक भाग को पृथक पृथक पात्र में रखवाया जाएगा, प्रत्येक भाग को अलग अलग पात्र में कंटेनर में रखवाया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, प्रत्येक पात्र को चिन्हित और सीलबंद किया जाएगा, मतलब मार्क्ड एंड सील्ड किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, सील भी कर दिया है, अलग अलग पात्र में भी रख दिया गया है। अब क्या करेंगे, प्रत्येक पात्र पर मतलब दोनों पात्र पर नमूना लेने वाला व्यक्ति जिसने नमूना लिया है और उस स्थान का अधिभोगी या उसका एजेंट जिसके सामने वह चिन्हित और सीलबंद किया गया है, दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। क्या करेंगे फिर कि जो प्रत्येक पात्र पर नमूना लेने वाला व्यक्ति और उस स्थान का अधिभोगी या उसका एजेंट जिसके सामने चिन्हित किया है और सीलबंद किया गया है, दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
फिर क्या करेंगे, दोनों पात्रों को अलग अलग रख दिया और दोनों को चिन्हित भी कर दिया, सीलबंद भी कर दिया, हस्ताक्षरित भी कर दिया। अब क्या करेंगे, एक पात्र को तुरंत उस क्षेत्र की बोर्ड द्वारा धारा 16 या 17 के अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि धारा 16 में तो केंद्रीय बोर्ड के कार्य हैं और धारा 17 में राज्य बोर्ड के कार्य। तो केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड दोनों ही उसमें पढ़ा था कि एक प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगे और उनको मान्यता प्रदान करेंगे। तो धारा 16 और 17 के अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में वो भेजा जाएगा। फिर एक पात्र को, फिर दूसरे पात्र का क्या किया जाएगा, दूसरे पात्र को अधिभोगी या उसके एजेंट के अनुरोध पर, किसके अनुरोध पर, अधिभोगी या उसके एजेंट के अनुरोध पर धारा 51 या 52 के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। ये तो हो गई नमूना लेने के लिए और उसके बाद क्या विधिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। ये तो हो गई मोटी मोटी बात प्रक्रिया से संबंधित। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब नमूना लिया जाता है और उस टाइम अधिभोगी या उसके एजेंट अनुपस्थित रहते हैं तो उनके अनुपस्थित रहने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, तो उनके अनुपस्थित रहने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो भी देख लेते हैं। यहाँ ये स्पष्ट है कि यदि नमूना लेने की लिखित सूचना की तामील के बाद भी, मतलब उसको लिखित सूचना दे दी गई है और उसको तामील का मतलब उसको प्राप्त हो गई है, फिर भी यदि अधिभोगी या उसका एजेंट नमूना लेते समय जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, मतलब इसमें दिया गया जानबूझकर, उनको पता है, उनको सूचना है, लेकिन फिर भी यदि वो जानबूझकर अनुपस्थित रहता है तो नमूना उसकी अनुपस्थिति में लिया जा सकेगा। और ऐसी परिस्थिति में नमूना लेने वाला अपने हस्ताक्षर करते समय यह लिखेगा कि नमूना अधिभोगी या उसके एजेंट की अनुपस्थिति में लिया गया तथा वह जानबूझकर अनुपस्थित रहा है। इसमें उसमें यह सब बातें हस्ताक्षर करते हुए लेखबद्ध करनी होगी कि भाई जो भी नमूना है वो अधिभोगी या एजेंट की अनुपस्थिति में लिया गया है, और उसके अंतर्गत यह भी लिखना पड़ेगा कि वह जानबूझकर अनुपस्थित रहा है। ये समस्त बातें उसके अंतर्गत देनी पड़ेंगी। क्यों, यहाँ तामील हो गई है और तामील होने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हो रहा है। फिर प्रश्न उठता है कि नमूने के विश्लेषण के खर्चों को कौन वहन करेगा। कि भाई नमूना तो ले लिया लेकिन इसका विश्लेषण के लिए जो भी खर्चे हैं इनका खर्चा कौन उठाएगा। कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भाई नमूने के विश्लेषण करने के खर्चे, सामान्यतः तो देखो नमूने लेने के जो भी विश्लेषण कराने के खर्चे हैं वो अधिभोगी या उसके एजेंट द्वारा ही वहन किए जाएंगे। सामान्यतः तो किससे कौन करेगा, अधिभोगी या उसके एजेंट द्वारा। परंतु यदि वह इन खर्चों के भुगतान करने में चूक करता है, मान लो अधिभोगी है या एजेंट है, वो तो समय पर भुगतान नहीं करते हैं या भुगतान करने में चूक करते हैं, तो इन्हें किस प्रकार से वसूल किया जाएगा। इन्हें भू राजस्व या लोक मांग की बकाये की तरह वसूल किया जा सकेगा। कैसे, इन्हें भू राजस्व या लोक मांग की बकाये की तरह वसूल किया जा सकेगा। ठीक है, फिर है जो भी नमूना वगैरह लिए गए हैं इनके नमूने के विश्लेषण का साक्षिक मूल्य, कि इनका जो लिया गया है इनका साक्षिक मूल्य क्या है। इस पर आपके जो सेक्शन 21 है ये पहले भी पढ़ा था, वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत लगभग सेम ही है। वहाँ उसके अंतर्गत वायु प्रदूषण है, यहाँ जल प्रदूषण, कि एक नमूने से ये है कि जल प्रदूषित है या नहीं। क्योंकि आप सबको पता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अपने देश में यदि आंकड़ा निकाला जाए और देखा जाए भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। उसके बाद क्या है, जल प्रदूषण। यदि
जल प्रदूषित हो गया तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि जल के प्रदूषित होने से ही होती हैं। इसलिए जल को स्वच्छ और शुद्ध रखना जरूरी है। और अपन भारत के नागरिक हैं तो अपना भी कर्तव्य है कि भाई अपन जल को स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें और अपन आसपास कूड़ा करकट न डालें। जहाँ नदी बहती हैं उनके आसपास कचरा न डालें। इनसे क्या है, जहाँ भी पानी वगैरह है उसमें भी न डालें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चलो चलते हैं आगे। नमूने के विश्लेषण का साक्षिक मूल्य। तो इसी में ही ये स्पष्ट किया गया है कि किसी नमूने के किसी विश्लेषण का परिणाम किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में तभी ग्राह्य होगा जब वह उपधारा 3, 4 और 5 में बनाई गई प्रक्रिया से नमूना लेकर विश्लेषण कराया गया है। इसके अंतर्गत बता दी गई है कि भाई किस प्रकार से क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसा नमूना लिया जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, इस बातें इसमें आ गई हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपके यह टॉपिक समझ में आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।